हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ सेकंड है। इससे पहले एक और क्लासेस हो चुकी है जो कि कल हुई थी एक क्लास। और क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नगरीयता एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह विभेद किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं लुईस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज सेमेल, मैक्स वेबर। बताइए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। नगरीयता एक जीवन की शैली है और नगरीकरण एक प्रक्रिया है। इस तरीके से अंतर करने वाले कौन हैं इनमें से? सही क्या होगा? अर्बन सोशियोलॉजी, यानी जो नगरीय समाज है अर्बन सोशियोलॉजी, इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर मिल जाएगा। अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी, है ना, कृषक समाज, नगरीय समाज, ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज, ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में सभी का फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लुईस वर्थ हो जाएगा। लुईस वर्थ ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट पार्क की बात आती है, रॉबर्ट वर्थ की बात आती है, तो इन्होंने नगरीकरण की अवधारणा दे रखी है। ठीक है, नगरीकरण की एक अवधारणा दी हुई है। दूसरी इनकी घेटों की अवधारणा है। फिर एक अवधारणा उपनगर की आती है और एक अवधारणा उपनगरीय क्षेत्र की है। तो ये सारी अवधारणाएं लुईस वर्थ की हैं। और इसके अलावा जो अर्बन सोशियोलॉजी है, ठीक है, अर्बन सोशियोलॉजी यानी कि अगर अर्बन सोशियोलॉजी के जनक फादर की बात आती है, नगरीय समाजशास्त्र के जनक की बात आती है, तो रॉबर्ट पार्क है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। अर्बन सोशियोलॉजी यानी कि जो नगरीय जो समाजशास्त्र है उसके जनक पूछ लिया जाए कौन है, तो रॉबर्ट पार्क है। और नगरीय समाजशास्त्र की जो सबसे पहली पुस्तक थी, पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो बुक कौन सी हो जाएगी? द अर्बन कम्युनिटी। और ये किसकी बुक हो जाएगी? पार्क एंड बर्गस की, रॉबर्ट पार्क एंड बर्गस की हो जाएगी। रूरल सोशियोलॉजी की जो फर्स्ट बुक मानी जाती है वो द अर्बन कम्युनिटी को मानी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रूरल सोशियोलॉजी के जो यानी कि नगरीय समाजशास्त्र के जो जनक है रॉबर्ट पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शंस दे रखे हैं, समाजीकरण, स्त्रीयकरण, परिवर्तन, उद्विकास। समाजीकरण, स्त्रीयकरण, परिवर्तन, उद्विकास ऑप्शंस हैं। मैं और मुझे सिद्धांत इनमें से किस प्रक्रिया से संबंधित है? मैं और मुझे यानी कि आई एंड मी की थ्योरी पूछी जा रही है। इनमें से किससे रिलेटेड है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सोशलाइजेशन, समाजीकरण होगा। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। देखिए प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी अभी तक टॉपिक्स कंप्लीट कराए हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सभी का फोल्डर, आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर समाजीकरण हो जाएगा। और आती है ये जो आई एंड मी की जो थ्योरी है, मैं और मुझे का जो सिद्धांत है ये संबंधित हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड से।
यानी कि ये जो थ्योरी है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी है और इनकी बुक क्या है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है। बुक का नाम क्या है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये बुक का इनका नाम है, ठीक है। और मीड की अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो भूमिका ग्रहण की अवधारणा और भूमिका निर्वहन की अवधारणा ये मीड की है। भूमिका ग्रहण और भूमिका निर्वहन ये अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? शासक वर्ग, ऑप्शंस दे रखे हैं, पेरेटो, जी मोस्का, सिराइट मिल्स, टीबी बोटोमोर। बताइए, पेरेटो, मोस्का, सिराइट मिल्स, टीबी बोटोमोर ऑप्शन है। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? शासक वर्ग, बताइए सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? शासक वर्ग की अवधारणा किसकी है? मोस्का की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री हैं। ऑप्शंस है एल्फ्रेड वेबर, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न, लेस्ली। बताइए, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले पहले समाजशास्त्री पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? कल्चर, संस्कृति, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में इसका भी फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का सबसे पहले अंतर करने वाले हैं मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज जिनकी बुक का नाम क्या है? सोसाइटी, जो कि इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? सामाजिक संरचना का तत्व पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रिया या फिर सभी सही। बताइए, ये सभी हैं। सोशल स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, देखिए आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा, सामाजिक संरचना, प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद या संरचनावाद, ठीक है। और इनसे संबंधित जिनके सिद्धांत हैं जिन्होंने दिए हैं, जैसे कि मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी-स्ट्रॉस, मर्टन, पार्सन्स, एंथनी गिडेंस, है ना, नाडेल, इन सभी ने क्या अपने विचार रखे हैं, पार्सन्स भी हो जाएंगे, उन सभी के जो इनके जो सिद्धांत रहे हैं, फंक्शनलिज्म का हो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर हो, है ना, स्ट्रक्चर पर हो, इन्होंने क्या अपने विचार रखे, सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट जो उनसे जुड़ी हुई बातें हैं उनको भी बताया गया है क्लास में, और इसके अलावा इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व कराया गया है। तो प्लेलिस्ट में इन सभी का फोल्डर आपको मिल जाएगा, एक जगह आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, जब उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर बात आती है सोशल स्ट्रक्चर की, सामाजिक संरचना की, तो सामाजिक संरचना इस शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और आपको याद आना चाहिए, आपको कई बार बताया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। याद आ रहा है आपको, बताया गया है, इन्होंने, स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। और इसके अलावा नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी-स्ट्रॉस, इन सभी ने अपने विचार दिए हैं संरचना से संबंधित। नाडेल और रेडक्लिफ ब्राउन का तो यहाँ तक भी कहना था कि जो सामाजिक संरचना है वो क्या है? मूर्त है, ठीक है। नाडेल और ब्राउन, सामाजिक संरचना, नाडेल और रेडक्लिफ ब्राउन, पूरा नाम क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन, इनका क्या कहना था कि जो सामाजिक संरचना है वह मूर्त है। नाडेल कहते हैं सामाजिक संरचना मूर्त है, जिसे समाज के सदस्यों के व्यवहारों में हम देख सकते हैं। और रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? जो सामाजिक संरचना है वो क्या है? व्यक्तियों की क्रमबद्धता है, और जो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं वे संबंध ही क्या हैं? संरचना के अंग हैं, ठीक है। तो ये बातों को आपको क्या करना है, इन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं परिस्थिति प्रतीक का, कौशल द्वारा प्राप्त परिस्थिति का, परिस्थिति समूह का या फिर प्रदत्त परिस्थिति का। बताइए सही क्या होगा? शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं परिस्थिति प्रतीक का, कौशल द्वारा प्राप्त परिस्थिति का, परिस्थिति समूह का या फिर प्रदत्त परिस्थिति का। सही क्या होगा यहाँ पर?
राइट क्या होगा यहाँ पर? प्रस्थिति समूह होगा, ठीक है, प्रस्थिति समूह होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? आइए देख लेते हैं। यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है, यह अवैतिक होता है, या सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है, द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, पूछा जा रहा है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आमने सामने पड़ता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह, अब यह अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स कूले ने दी थी अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी पुस्तक, ये इनकी किसकी है? कूले की है। और कूले ने अपनी इसी पुस्तक में प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह का जो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है उसे दिया था। और इनका ये भी कहना था प्राथमिक समूह के बारे में कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में प्राथमिक सहयोग या संबंध पाए जाते हैं, उन्हें ही जो प्रत्यक्ष सहयोग या संबंध पाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा है? प्राथमिक समूह का है। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी बताते हैं, परिवार को बताते हैं, पड़ोस को बताते हैं और मित्र समूह को भी बताते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक समूह के ये 3 उदाहरण किसने बताए हैं? तो चार्ल्स कूले ने बताए हैं। तो यहाँ पर क्या है? आमने सामने, यानी कि वही प्रत्यक्ष जो सहयोग और संबंध पाया जाता है वो प्राथमिक समूह में पाया जाता है, ये सेकेंडरी ग्रुप में नहीं ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बी होगा राइट। और इसके अलावा अगर हम प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर संबंधों का विकास स्वतः ही होता है। प्राथमिक समूहों में संबंधों का विकास स्वतः होता है। इसमें संबंध कैसे पाए जाते हैं? प्राथमिक समूह में वैयक्तिक संबंध होते हैं और छोटा आकार होता है, ठीक है। इस समूह का यानी प्राथमिक समूह का जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। वी फीलिंग पाई जाती है, यानी कि हम की भावना पाई जाती है। उद्देश्यों में भी क्या होते हैं? समानता पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आभासीय प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने की है? आभासीय प्राथमिक समूह, ऑप्शंस दे रखे हैं समनर, रॉबर्टसन, कूले, हिलर। बताइए आभासीय प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी? देखिए, सोशल ग्रुप जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो उसमें इस सारे प्रश्न कराए गए थे, इन सभी प्रश्नों को कराया गया था, कॉन्सेप्ट भी बताया गया था, डिटेलिंग में उनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन्हें भी आप लोगों को बताया जाता रहा है। तो आभासीय प्राथमिक समूह की जो व्याख्या है वो इनमें से किसने की है? जो पहले से क्लासेस देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनका तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी गलत हो रहा है तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। आभासीय प्राथमिक समूह किसका हो जाएगा? चार्ल्स कूले का। क्वाइसी प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? चार्ल्स कूले का है, ठीक है। इसमें क्या होता था? कूले ने क्या कहा था? देखिए, समाज में व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए कई तरीके के समूह होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह, ठीक है। लेकिन कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इस तरीके के समूह का निर्माण करता है। और संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो समूह है वो द्वितीयक समूह से ज़्यादा घनिष्ठ देखने को मिलता है, आभासी प्राथमिक समूह, ठीक है। और इसके अलावा अगर आभासीय समूह की बात आती है क्वाइसी ग्रुप की, तो वो अवधारणा हो जाएगी जिन्सबर्ग और बोटोमोर की। तो इसे भी अंतर जो है उसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कूले होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? सामाजिक समूह के निर्माण का आवश्यक तत्व पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस है प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज ऑप्शंस दे रखे हैं। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर?
अंतरक्रिया, अंतरक्रिया यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। गिलिन एंड गिलिन, गिलिन एंड गिलिन ने समूह के अपनी जो अवधारणा थी या समूह को जो इन्होंने परिभाषित किया था वो अंतरक्रिया के ज़रिए ही किया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जॉनसन ने जो समूह की बात की थी, समूह के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व माना था वो व्यक्तियों के बीच में जो सहयोग पाया जाता था उसके आधार पर बताया था। यानी कि व्यक्तियों के बीच में जो आपसी सहयोग है उस सहयोग को ही समूह के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व माना था जॉनसन ने, ठीक है। और गिटलर ने समूह निर्माण के लिए समय और स्थान को महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। जो गिटलर हैं इन्होंने समूह निर्माण का जो आवश्यक तत्व माना था वो समय और स्थान को माना था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो आपसी सहयोग है, ठीक है, वो आपसी सहयोग किसने माना था? जॉनसन ने आपसी सहयोग को समूह निर्माण का आवश्यक तत्व माना था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, नाडेल, आर.के. बर्टन, सी लेविस स्ट्रॉस, एम.एन. श्रीनिवास। बताइए, भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादित इनमें से किसने किया है? देखिए, स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक को पहले कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रस्तुति और भूमिका इस पर पहले क्लासेस ली जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिल जाएगा, उन दोनों ही फोल्डर को ओपन करिएगा, सारी क्लासेस वहीं पर मिल जाएंगे। सारी क्लासेस आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया गया है, तो किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा। रोल सेट की बात आती है, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? मर्टन का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रॉबर्ट किंग मर्टन यहाँ पर राइट है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। मर्टन आते हैं तो इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये एक बुक है, इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी ये 2 बुक हो जाएंगी मर्टन की। और इसके अलावा मिडिल रेंज थ्योरी यानी मध्य स्तरीय सिद्धांत भी मर्टन ने ही दिया हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा रोल कॉन्फ्लिक्ट, स्टेटस सेट, ये मल्टीपल रोल है ना, ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, वो मर्टन की हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से परिस्थिति और भूमिका की बात, या भूमिका और परिस्थिति का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया है, तो रॉल्फ लिंटन ने किया है अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। बुक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ मैन है। इस पुस्तक में रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से भूमिका और परिस्थिति का अध्ययन किया था। और परिस्थिति के 2 प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एली चिनॉय, हॉबहाउस। डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एली चिनॉय, हॉबहाउस ऑप्शंस है। स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसने दी है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? डेविड रिजमैन, ठीक है, डेविड रिजमैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिजमैन ने समाज के ये प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज, ठीक है, रिजमैन हो जाएगा। और बात आती है कूले की, तो कूले ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, समजातीय समाज और विषम जातीय समाज। याद रखिएगा, कूले ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं, समजातीय समाज और विषम जातीय समाज। इसके अलावा सोबर्ग ने, ठीक है, ये यहाँ पर जो दे रखा है ना, सोबर्ग ने 2 बताए हैं समाज के प्रकार, एक तो पूर्व औद्योगिक समाज, फिर औद्योगिक समाज, ठीक है, पूर्व औद्योगिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज, ये सोबर्ग ने बताए हैं। कॉल पॉपर ने भी 2 बताए हैं प्रकार समाज के, एक तो बंद समाज और दूसरा खुला समाज। याद आ रहा है आपको?
जो 200 से अधिक महत्वपूर्ण अवधारणाएं कराई गई थी समाजशास्त्र की, तो उसमें अवधारणाओं में ये था कॉल पॉपर का कि बंद समाज और खुला समाज की अवधारणा किसकी है, तो कॉल पॉपर की है। और इवांस प्रिचार्ड ने भी समाज के दो प्रकार बताए हैं, आशीर्षी समाज और शीर्षी समाज। ठीक है, आशीर्षीय समाज और शीर्षीय समाज किसके हो जाएंगे, इवांस प्रिचार्ड के। कॉल पॉपर ने बंद समाज और खुला समाज बताया है। कूलिन ने समजातीय समाज और विषम जातीय समाज की बात की है। सोबर्ग ने पूर्व औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है, ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार जो मतलब कि संदर्भ समूह है, रेफरेंस ग्रुप है, उसके निर्माण का आधार पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है। सही क्या होगा यहाँ पर, देखिए रेफरेंस ग्रुप इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने किया था अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, है ना। इस पुस्तक में हर्बर्ट हाइमन ने सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया था। और रॉबर्ट किंग मर्टन ने समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया है। तो ये दोनों अंतर याद रखिएगा। और इसके अलावा जो मर्टन है, इनका संदर्भ समूह के बारे में क्या कहना था कि संदर्भ समूह व्यक्ति का ऐसा समूह है जिसका कि वह सदस्य नहीं है लेकिन उस समूह का सदस्य बनना चाहता है। और इस संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार भी बताते हैं, एक आधार आकांक्षा है और दूसरा क्या है, तुलनात्मक अभाव बोध है या सापेक्षिक वंचना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। ऑप्शंस हैं जिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डस, मैकेवर। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, इस तरीके से समिति को किसने परिभाषित किया है। जिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डस, मैकेवर, ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। देखिए समिति की बात आती है, एसोसिएशन, तो ये है क्या, व्यक्तियों का संगठन है। चूंकि व्यक्तियों का संगठन है तो ये क्या है, मूर्त है, इसे देखा जा सकता है। निश्चित उद्देश्य होती हैं, ठीक है, इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ही समिति का गठन किया जाता है। सोच विचार कर यानी विचार पूर्वक इसकी स्थापना होती है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, यानी कि जब तक उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है तब तक इसके मेंबर रहते हैं। ठीक है, उद्देश्य पूर्ति के बाद इसका नहीं होता है मेंबर, ठीक है व्यक्ति। और सुपरिभाषित इसकी क्या होती है, संरचना होती है। व्यक्तियों का ये संगठन है, ठीक है, मूर्त है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है और सुपरिभाषित इसकी संरचना होती है। ये सारी विशेषताएं समिति की है, इन्हें याद रखिएगा। और यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर बोगार्डस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है। सही क्या होगा यहाँ पर, बताइए। स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था की विशेषता है जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। बताइए जजमानी व्यवस्था, इस पर एक पूरी क्लास ली गई है, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट है।
जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? विलियम वाइजर ने किया था। यूपी के करीमपुर गांव पर अध्ययन था इनका। द हिंदू जजमानी सिस्टम भी थी इनकी पुस्तक, और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। ठीक है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है किसने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया। द हिंदू जजमानी सिस्टम किसकी पुस्तक है? यूपी के करीमपुर गांव पर किसका अध्ययन रहा है? या जजमानी व्यवस्था की सर्वप्रथम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं, जजमानी व्यवस्था है क्या, अन्य समाजशास्त्रियों का जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या विचार रहा है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो आप जब तक क्लास पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो क्लास देखना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और ऐसी जातियाँ जो सेवाएं लेती हैं, ठीक है, सेवाएं लेती हैं, उनको क्या बोला जाएगा? यजमान या जजमान कहा जाता है। और सेवाएं देने वाली जातियों को कमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमीन कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर पितृस्वस्ते। बताइए। अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की जरूरत होती है, उसे क्या कहा जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? परिहार व्यवहार। परिहार व्यवहार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर बिल्कुल विरोधाभासी हों, तो यहाँ पर क्या सही होगा? इसे क्या कहा जाएगा? परिस्थिति झटका, प्रतिभूमिका, भूमिका तनाव, रुग्ण भूमिका। जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर बिल्कुल विरोधाभासी हों, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? परिस्थिति झटका कहा जाएगा, प्रतिभूमिका कहा जाएगा, भूमिका तनाव, या फिर रुग्ण भूमिका। सही हो जाएगा प्रतिभूमिका। प्रतिभूमिका, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ऑप्शंस दे रखे हैं, अंतःविवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, पद सोपान। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इनमें से किसे माना जाता है? कास्ट सिस्टम, इस पर भी एक पूरी क्लास ली गई थी। जाति व्यवस्था है क्या, या जाति प्रथा है क्या, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत कौन से रहे हैं, किसके हैं, और जाति व्यवस्था से संबंधित जो अन्य समाजशास्त्रियों के जो विचार रहे हैं उनको भी कराया गया, और उनसे इन सभी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनको भी सॉल्व कराया गया था। अगर बात आती है जाति व्यवस्था की, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करा है जीएस घुरिये ने, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इनकी पुस्तक का नाम है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था या जाति प्रथा का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था और 6 विशेषताएं भी बताई थी, और इन 6 विशेषताओं से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। बुक पूछ ली जाती है किसकी है, किसने सबसे पहले अध्ययन किया, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो अंतः विवाह को माना जाता है, ठीक है। और ये कहा भी किसने कहा था, किसके विचार थे? जीएस घुरिये के ही थे, है ना। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अंतः विवाह बताया था जीएस घुरिये ने, और कहा था अगर हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो अंतर जाति विवाह ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताई थी, एक तो अंतः विवाह और दूसरा परंपरागत व्यवसाय, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। सही क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किस समाजशास्त्री का मत है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज एवं संस्कृति की आधारशिला है? ऑप्शन है बोटोमोर, मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन। बताइए चलिए, किसका कहना है, किसका तर्क है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज और संस्कृति की आधारशिला है? ऑप्शंस बोटोमोर, मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन है। सही क्या होगा यहाँ पर? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इन पर पूरी क्लास ली जा चुकी है। इनके जो सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक समाज, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की जो थ्योरी है, इसके अलावा स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इन सभी पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। एक क्लास इनकी थ्योरी से रिलेटेड है और एक क्लास इनके कार्ल मार्क्स के जो महत्वपूर्ण कथन हैं, जैसे कि धर्म जनता के लिए अफीम है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ना, तो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण कथन से रिलेटेड है। और बाकी की जो क्लासेस हैं वो आपको इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज से मिल जाएगी, यानी कि मार्क्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनसे रिलेटेड बाकी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और इसका फोल्डर बना हुआ है कार्ल मार्क्स के नाम से, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर इनकी बुक्स के बारे में बात कर ली जाए। कार्ल मार्क्स की दो दास कैपिटल, आप सभी को पता है, दास कैपिटल है, होली फैमिली है, तो मार्क्स और एंजल्स है। ठीक है, होली फैमिली किसकी है? मार्क्स विद एंजल्स की है। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें भी मार्क्स एंजल्स हो जाएंगे। जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी मार्क्स और एंजल्स के साथ है। ठीक है, तो इन सभी बुक्स को याद रखिएगा, ऑप्शंस में है ना। एंजल्स के साथ कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हीगल या अन्य समाजशास्त्रियों का नाम भी दे दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं? उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, मार्क्स, चार्ल्स मेडकॉफ, एडी रॉस, डीएन मजूमदार। बताइए सही क्या होगा? ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं, वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। ये किसका तर्क है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहा जाता है? डेविस यानी किंग्सले डेविस ने समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहा है? प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर या फिर परिस्थिति। ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर, परिस्थिति ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? स्टेटस होगा, परिस्थिति होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तर्क दिया कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? परिस्थिति को संस्थागत भूमिका किसका कहना है? ऑप्शंस दे रखे हैं, रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेड, रॉबर्ट किंग मॉर्टन। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर?
रॉबर्ट बियरस्टेड। रॉबर्ट बियरस्टेड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका। अब नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस है ए आर देसाई, डी पी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, एन के बोस। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका है, इसका अध्ययन इनमें से किसने किया है, बताइए। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका, सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? डीपी मुखर्जी होगा। डीपी मुखर्जी यानी ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंस एक बुक है। बुक का नाम क्या है? पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंस। अब बुक्स अभी अभी आपके पास क्या है? समय है, ठीक है। तो आपको जो भी बुक्स बताई जाती हैं उन्हें कम से कम एक क्लास में, डेली जो क्लासेस हो रही हैं उनमें जो भी बुक्स बताई जा रही हैं उन्हें कम से कम याद कर लीजिए, है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उन पर क्लासेस पहले ली जा चुकी है और वे बहुत ज़्यादा है, एक साथ आप याद करने को बैठेंगे तो नहीं होगी। तो पहली बुक क्या हो जाएगी? पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंस। सेकेंड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। सेकेंड हो जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी है। थर्ड है मॉडर्न इंडियन कल्चर। मॉडर्न इंडियन कल्चर थर्ड बुक हो जाएगी। फोर्थ है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ ये एक बुक हो जाएगी। फिर व्यू एंड काउंटर व्यू हो जाएगी, ठीक है। व्यू एंड काउंटर व्यू हो जाएगी। फिर डाइवर्सिटीज़, ठीक है, डाइवर्सिटीज़। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं डीपी मुखर्जी की। डीपी मुखर्जी यानी ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन इन्होंने कर रखा है। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं का वर्णन इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, एस एफ नाडेल, सी लेविस स्ट्रॉस। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिका की बात किसने की है? एस एफ नाडेल ने। नाडेल होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से संस्कृति की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी होती है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? कल्चर, इस पर भी क्लास ली गई थी, वहाँ सब कराया गया था, विशेषताएं कराई गई थी, संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको भी कराया गया था। विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, गलत है, संस्कृति हस्तांतरित होती, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। कौन कौन से हैं? मातृ ऋण, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? मातृ ऋण। दूसरा हो जाएगा पितृ ऋण, ठीक है। तीसरा हो जाएगा देव ऋण। चौथा गुरु ऋण। और पांचवा अतिथि ऋण, ठीक है, याद रख लीजिएगा 5 है। नेक्स्ट है निम्न सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है सोरोकिन, पेरेटो, ऑगबन, मार्क्स। सोरोकिन, पेरेटो, ऑगबन, मार्क्स ऑप्शंस हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सही क्या होगा यहाँ पर?
कार्ल मार्क्स होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया हुआ है? ऑप्शन टाइनोबी, सोरोकिन, गिलिन, पेरेटो है। अब देखिए सोशल चेंज, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है, 2 क्लासेस हुई हैं, यानी कि आपको 2 फोल्डर मिलेंगे प्लेलिस्ट में। एक फोल्डर तो मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरीज का, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है उन पर जो क्लासेस हुई थी उनका मिल जाएगा फोल्डर, और उसमें सोरोकिन का मिल जाएगा आपको, टॉयनबी का, स्पेंगलर का और पेरेटो का मिल जाएगा, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई थी, ठीक है। और एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए गए हैं उस क्लास में। तो इन दोनों ही क्लासेस को देखना है, ठीक है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी जरूर देखिएगा, टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे भी बनते हैं, ठीक है। सोशल चेंज की बात आती है तो अगर बात आए यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता के सिद्धांत की, तो ये सोरोकिन ने दे रखा है, और इनके इस सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समरक्त परिवार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मतलब कि अब यहाँ पर मॉर्गन भी होंगे, इसके अलावा क्या होंगे, लिंटन। अगर लिंटन की बात आती है, ठीक है, मॉर्गन ने भी बात की है, लिंटन ने भी की है। यहाँ पर अगर लिंटन की बात आती है तो लिंटन ने 2 प्रकार बताए हैं परिवार के, ठीक है। और जो लिंटन ने बताए हैं, एक तो बताया है इन्होंने समरक्त परिवार, ठीक है, एक समरक्त परिवार बताया है, दूसरा वैवाहिक या विवाह संबंधी परिवार, ठीक है। समरक्त परिवार, वैवाहिक, दूसरा क्या हो जाएगा, वैवाहिक परिवार या विवाह संबंधी परिवार कह लें इसे। और जिमरमैन की बात आती है तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं जिमरमैन ने, और जब फैमिली टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो उन्हें सब बताया गया था। जिमरमैन की बात आती है तो इन्होंने पहला जो परिवार बताया है न्यासधारी परिवार बताया, पहला क्या बताया इन्होंने, न्यासधारी परिवार बताया है, दूसरा गृहस्थ परिवार बताया है, तीसरा आणविक परिवार बताया है, ठीक है। और यहाँ पर मर्डॉक की बात आती है तो मर्डॉक ने भी 2 प्रकार बताए हैं, एक स्वतंत्र नाभिकीय परिवार बताया है, दूसरा मिश्रित नाभिकीय परिवार बताया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित नाभिकीय परिवार, ये मर्डॉक ने बताया। लिंटन ने समरक्त परिवार और वैवाहिक परिवार की बात की है। जिमरमैन ने 3 बताए हैं, न्यासधारी परिवार, गृहस्थ परिवार और आणविक परिवार। और समरक्त परिवार की बात मॉर्गन ने भी की है, तो मॉर्गन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लिंटन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।